हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न टर्म आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले। ये टर्म स्टैंड क्यों करता है? ये मॉडिफिकेशन के लिए करता है और डेवलपमेंट के लिए करता है, या कह लीजिए एक तरह से देखा जाए ना, तो ये एडवांसमेंट को बताता है। तो मॉडर्न फिजिक्स देखा जाए तो लेटेस्ट फिजिक्स होती है हमारी, जो बिल्कुल रिसेंटली हम इसको कह सकते हैं कि हमने डेवलपमेंट जो हुए हैं फिजिक्स के अंदर, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं इसके थ्रू। तो मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी, ऐसे मान लो आप 1600 से 1700 के आसपास की स्टडी हम करते हैं। ठीक है। और बेसिकली इसमें हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर, प्रोटॉनिक बिहेवियर, न्यूट्रॉनिक बिहेवियर, और भी छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि हीलियम 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये सारे सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर आते हैं जो एक टर्म से एसोसिएटेड होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक। ऑप्टिक आपके 2 हिस्सों में बटी होती है। एक होती है आपकी रे ऑप्टिक, दूसरी होती है आपकी वेव ऑप्टिक। तो जो ये रे और वेव ऑप्टिक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको समझिए। रे ऑप्टिक में बेसिकली आप लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसको ट्रैवल एक पार्टिकल कराता है। उस पार्टिकल का नाम होता है फोटोन। ठीक है। वेव में हम स्टडी करके देखते हैं कि ये एक वेव नेचर है। ठीक है। तो ऑप्टिक में यहाँ पर काफी कंट्रोवर्शियल चीजें रहती हैं कि लाइट एक पार्टिकल नेचर ऑब्जेक्ट है या वेव नेचर ऑब्जेक्ट है। तो इसी चीज को हम स्टडी करने के लिए फर्दर मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो लाइट को पार्टिकल नेचर बोलते हैं। पार्टिकल नेचर। बहुत सारे बोलते हैं वेव नेचर है। अब जब दो अलग अलग नेचर आप बता रहे हैं, तो उस पर इसको खरा भी उतरना चाहिए। अब कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर में आता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, या कोई ऑब्जेक्ट वेव नेचर में आता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। यानी कि एक पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करता है ना। जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे, अगर इनका बिहेवियर पता करना है तो आप इनके बारे में स्टडी करोगे कि ये कैसे मूव करते हैं, क्या एनर्जी होती है इनकी, किस पाथ को कवर करते हैं, है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं। तो इन्हीं चीजों की स्टडी को हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लोग इसके ऊपर सालों साल पढ़ते हैं, लेकिन हमें जो चीज़ों को पढ़ना है वो हम यहाँ पर ना, मतलब जड़ तक की स्टडी करने के लिए नहीं पढ़ेंगे। हमारा मेन मकसद रहेगा यहाँ पर चीज़ों को, अपनी चीज़ों के ओरिएंटेड पढ़ना। लाइक हमारे 3 चैप्टर आएंगे इसमें। एक है ड्यूअल,
नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में बताएगा, लाइट के दो नेचर के बारे में। तो लाइट आपकी पार्टिकल नेचर भी होती है और लाइट आपकी वेव नेचर भी होती है। दूसरा जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम एटम की स्टडी। और तीसरा इसमें रहेगी आपके न्यूक्लियस की स्टडी। तो ये तीन अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके आपकी बुक में। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एटम और न्यूक्लिया है। तो हम चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर ही, लेकिन इसको हम कलेक्टिवली बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं इसमें जो यहाँ मेंशन है, लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम उनको नहीं पढ़ेंगे। हम चीज़ों को अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। लाइक हमारी जो नीड है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और यहाँ हम पूरा ही मॉडर्न फिजिक्स को समझेंगे क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। और अगर आप कोई इंट्रेंस वगैरह दे रहे हो ना, तो इस चैप्टर से काफी सारी चीजें रहती हैं इंट्रेंस में, और ये इजी भी होता है। और बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में ये मुझे काफी इजी भी लगता है। और मुझे नहीं, जो लोग एग्जाम देते हैं उनको भी इजी ही लगता है। तो इस पर आप कमांड करिएगा और इसका पूरा का पूरा पोर्शन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, ये सब क्या है, इन चीजों को हम पहले यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है। मैं नोट्स लेकर आया हूँ तो मैं नोट्स लिखाऊंगा नहीं। तो जो भी आप लोग हैं हमारे स्टूडेंट, वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी हम पॉइंट बाय पॉइंट, थोड़ी थ्योरी है, मैं लिखाऊंगा, उससे बेहतर है मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप समझ लीजिएगा क्योंकि समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना एयर की, तो जो एयर है वो एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। अब नॉन कंडक्टिंग मीडियम को तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये इंसुलेटर है। आमतौर पर तो यही बोलते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर के साथ एक टर्म एसोसिएट होती है, बैड कंडक्टर। सॉरी, बैड कंडक्टर। मुझे एक चीख रोज आती है पढ़ाते हुए, एक दो। तो ये जो बैड कंडक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंडक्ट नहीं कराएगा। इट कैन कंडक्ट एयर एट सम स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो ये कंडक्ट कराने का काम करने लगेगा। लाइक अगर एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दी ना, तो हमारा जीना आसान नहीं होता, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। कैसे हो जाता? भाई हमारे घर के आगे तार जा रहे हैं, वो हैं 11,000 वोल्ट के। या नॉर्मली आप देखिएगा किसानों के जो खेत होते हैं उसमें 440 किलो वोल्ट की लाइट जा रही होती है। लाइट 22,000 किलो वोल्ट की, इतने वॉट वॉट की, इतने किलो वोल्ट की लाइट जा रही है। अब ये इतनी सारी लाइट जब वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, तो पता है क्या होता है, यहाँ पर आपका एयर इतने हाई वोल्टेज पर कई बार क्या होता है, इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसकी ना अगर बेसिक एग्जांपल आपको देखनी है,
तो जो वेल्डर होते हैं उनके पास एक इस तरह का डिवाइस उनके पास इस तरह का एक डिवाइस होता है, कैंची जैसी होती है, ऐसे करके टोंग होता है। उस टोंग में एक रॉड लगी होती है, ऐसे करके एक रॉड लगी होती है, और वो एक मेटेलिक प्लेट होती है, उसके ऊपर वेल्डिंग करते हैं। तो ये जो टोंग होती है, आप देखिएगा इस टोंग में एक क्लिप लगा होता है इधर की तरफ किसी भी एक हिस्से में। वो क्लिप किसी ना किसी बैटरी से कनेक्ट होता है, या कह लीजिए किसी एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड होता है। और दूसरा जो इसका वायर होता है वो जाकर उस इस पे लगा देता है, वो मेटेलिक प्लेट पे। तो वो क्या करेंगे, इसको करीब लेकर आएंगे। यहाँ कुछ ना कुछ एयर गैप हमेशा रहेगा, कभी भी टच नहीं करेंगे, इसको टच करेंगे तो ये चिपक जाती है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसके करीब में एयर गैप लेकर आएंगे। उसकी वजह से यहाँ पर एक स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगी इसकी सरफेस पर। जैसे ये रॉड है ना, रॉड एयर में ही रहेगी, लेकिन एयर के दौरान ही ये इसको कंडक्ट कराने का काम कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि यहाँ पर एक पोटेंशियल है, मान लो हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जो एयर है ना, वो एयर हमारी इट इज बिहेव लाइक अ कंडक्टर, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है। तो मेरी बात समझ में आई आपको कि एयर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकती है। उसके लिए कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन हम यहाँ समझेंगे। तो ये चैप्टर के कुछ मेन मेन हेडिंग्स हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होता है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सरेज क्या होती हैं। तो उससे पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी आप देखिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए पहले इसको, ये आपके पास एक हायर पोटेंशियल है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल। ऐसे मान लो ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों प्लेट आपने कनेक्ट कर दी, ये आपके पास एक ट्यूब है। ट्यूब बेसिकली क्या कर रहा है ना, गैस है यहाँ पर, यहाँ वैक्यूम है, ये मैनोमीटर है जो प्रेशर को मेंटेन करता है। मैनोमीटर मतलब प्रेशर मेंटेन क्यों कर रहे हैं, ताकि गैस बाहर ना जाए। अब गैस इसके अंदर हमने रख ली, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर है, प्रेशर काफी लो रखते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो ये टर्मिनल है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कंडीशन देखिए, अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन्होंने कहा एनटीपी, नॉर्मल सॉरी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द गैस आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम देखेंगे तो जो गैस होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। बट इफ वी इस्टेब्लिश अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 30 किलो वोल्ट, यानी कि हमने 30,000 वोल्टेज का करंट यहाँ पर देना शुरू कर दिया, हाई पोटेंशियल हो गया काफी है। हमारे घर पे जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट की होती है, या 440 वोल्ट की, कारखाने वगैरह में जो आती है, या फिर जो भी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो आती है। अब ये देखो उसके कंपैरिजन में ये कितनी ज्यादा बड़ी लाइट है, 30,000 वोल्टेज। इतना पोटेंशियल आपने दिया बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन द एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू सेंटीमीटर। अब ये फ्यू सेंटीमीटर कितना होता है, जो आपके डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी लेंथ तो इतनी होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर। ट्यूब का डायमीटर इतना होता है। लेकिन ये जो आप इसके बीच में ना गैप रखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो काफी कम सेंटीमीटर के बराबर होता है, 3-4 सेंटीमीटर, या कई बार 1-2 सेंटीमीटर का भी रखते हैं। फ्यू सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, द इलेक्ट्रिक कंडक्शन स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क। तो यहाँ पर एक स्पार्क की फॉर्म में इलेक्ट्रिक कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक स्पार्क क्रिएट होगा, और आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी इस ट्यूब के अंदर। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? देन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द एयर। यानी कि जो एयर के थ्रू ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है स्पार्क के थ्रू,
उसी को हम क्या बोलते हैं कि आपने यहाँ पर कंडक्शन होना शुरू कर दिया। ये सेम चीज आपकी थंडर में होती है। थंडर जो होता है ना, लाइटनिंग जो होती है, थंडर लाइटनिंग, सॉरी, थंडर के दौरान लाइटनिंग जो होती है, उसमें जो आपके बादल होते हैं, बादल पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जो हमारी अर्थ है वो निगेटिवली चार्ज रहती है। तो यहाँ पर एक हाई पोटेंशियल जब क्रिएट हो जाएगा, तो आप देखिएगा यहाँ न्यूट्रलाइजेशन होता है इन टर्म ऑफ स्पार्क। तो जो लाइटनिंग होती है वो स्पार्क ही होती है। वो क्या करती है, न्यूट्रलाइजेशन करती है। अब इसके बीच में आ जाता है ना कोई, तो उसको कोना बन जाता है। इसीलिए मेनली क्या है, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। और ये जो लाइट जा रही है, इसको एक और टर्म बोलते हैं हम कई बार, इसको बोलते हैं कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट एक टर्म में और बोला जाता है, कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफेक्ट। अब देखिए, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ एयर। नेक्स्ट पढ़िए, द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस कैन सिमेट्रिकल स्टडी विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब शोन बिलो। यानी कि अगर आपको उसको सिमेट्रिकली स्टडी करना है, तो आप क्या करेंगे, इस ट्यूब के थ्रू। और अगर आप अनसिमेट्रिकली स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोटेंशियल वेरी कराना पड़ेगा, या डिफरेंट पोटेंशियल या डिफरेंट, यहाँ ट्यूब का साइज चेंज कर दीजिएगा, यहाँ ट्यूब का दूसरा साइज रख दीजिएगा। लेकिन हम ऐसा मतलब इतना ज़्यादा हार्शली स्टडी नहीं करेंगे इसको, हमें सिर्फ समझना है कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर ये समझ में आ गया, इसका मतलब हम टॉपिक को समझ रहे हैं। अब देखिए आगे पढ़िए, द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद द गैस through which discharge is to be studied. The pressure of enclosed gas is reduced with the help of vacuum pump. Its value is reading by manometer. मतलब जो मैनोमीटर हमने ऊपर लगा रखा था, वो मैनोमीटर क्या काम करता है, ये एक डिवाइस होता है जो प्रेशर मेजर करता है। और यहाँ पर हम वैक्यूम की मदद से प्रेशर को मेंटेन करते हैं। यानी कि प्रेशर काफी लो रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रेशर जो रखेंगे हम काफी लो रखेंगे। प्रेशर लो और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा हाई, तो उससे क्या हो जाएगा क्रिएट, आपका यहाँ पर एक डिस्चार्ज या स्पार्क होना शुरू हो जाएगा इसके बीच में। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैस। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल के अंदर होगा। अब आ जाइए इसको समझने के लिए नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ फिनोमेना। क्या मतलब है इसका, बेसिकली आप इसको देखिए, यहाँ पोटेंशियल है आपके पास 10 mm ऑफ एच जी, यहाँ 4 mm ऑफ एच जी है। यहाँ और कम पोटेंशियल, यहाँ पर और ज्यादा कम हो गया, यहाँ और ही कम हो गया, फाइनली यहाँ बहुत कम हो गया। तो आप इस चीज को देखिए, ये ना एक ऑर्डर है। एज द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज ग्रेजुअली रिड्यूस, हम एकदम से गिराते हैं। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस फिनोमेना दैट आर ऑब्जर्व। देखो ये स्ट्रीमर है, स्ट्रीमर मतलब यहाँ से आपको डिस्चार्ज होता हुआ दिखाई देगा। आपने प्रेशर कम किया, पहले तो ये इस तरीके से मूव कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे ही आपने प्रेशर को कम किया, अब ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये डिस्चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह होते 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 मेनली यहाँ हो क्या रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये जो बीम दिख रही है, अब ये बीम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। फिर इसमें सेपरेशन आ जाएगा, एक पोर्शन आपका नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, एक पोर्शन आपका पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। होते 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 ये स्ट्रीम पर जाने के बाद में ये जो आपका है, ये पूरा कैथोड हो जाएगा और ये ग्लो करने लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब एक टाइम पे जाकर के यहाँ से ना, आप देखिएगा ग्रीनिश लाइट इधर की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगी। मेनली यहाँ हो क्या रहा है, आप जो चार्ज क्रिएट इसके अंदर हो रहा है उसको सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रिडक्शन। तो प्रेशर को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं। यहाँ देखिए, इसको वन बाई वन समझते हैं। आपके टोटल
जो पॉइंट्स हैं इनको समझिए यहाँ पर। बैटरी है भी, लगानी पड़ेगी। 1 मिनट रुकिए, मैं चार्जिंग पे लगा। देखिए, पहला पॉइंट है, एट नॉर्मल प्रेशर, अगर आपका प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। सेकंड है, एट प्रेशर 10 mm of Hg, आपने ये mm of Hg सुना होगा। 760 mm of Hg, ये आपका नॉर्मल प्रेशर होता है। अब इसको रिड्यूस करते 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 कहाँ ले गए हम? 10 mm of Hg पर ले गए। तो क्या होगा? अ zigzag थिन रेड स्पार्क, आपको यहाँ पर एक रेड कलर का स्पार्क नजर आएगा। रन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर एंड क्रैक साउंड इज हेयर, यहाँ पर क्रैक साउंड के साथ ये आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। थर्ड नंबर पर जो आपके ऊपर डायग्राम पे उन्हीं के अकॉर्डिंग, एट द प्रेशर 4 millimeter of Hg, an illumination is observed at the electrode and rest of the tube appear dark, यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर आपका इल्यूमिनेशन दिखेगा, यानी कि लाइट जलती हुई दिखेगी, लेकिन जो बाकी का पूरा पोटेंशियल है वो डार्क हो जाएगा। तो इस तरह के डिस्चार्ज को हम बोलेंगे डार्क डिस्चार्ज। ठीक है। फोर्थ नंबर पर, व्हेन द प्रेशर फॉल बिलो, अगर हम इससे भी नीचे ले जाएंगे, देन द होल ट्यूब इज फिल्ड विद ब्राइट लाइट, अब पूरा का पूरा जो ट्यूब है ना आपका, वो एक ब्राइट लाइट उसके अंदर दिखने लगेगी। उसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉलम। एंड कलर ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, अब जो अंदर कलर होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने अंदर कौन सी गैस ले रखी है। उसके लिए एक टेबल है, 4 से बिलो के लिए। यहाँ पर अगर प्रेशर रिड्यूस करते करते 4 mm of Hg से नीचे ले जा रहे हैं, तो देखो अगर आपने एयर ले रखी है, यानी कि कंबाइन एयर कंपोजिशन, तो आपको पर्पल रेड नजर आएगा। अगर आपने H2 गैस ले रखी है उसके अंदर, तो वो ब्लू कलर का नजर आएगा। अगर आपने N2 गैस ले रखी है तो रेड नजर आएगा। अगर आपने Cl2 गैस ले रखी है तो ग्रीन नजर आएगा। CO2 ले रखी है तो ब्लूइश व्हाइट नजर आएगा। सोडियम ले रखा है तो येलो नजर आएगा। और नेयन ले रखा है तो डार्क रेड नजर आएगा। तो ये बेसिकली है इस चीज के बारे में। अब आते हैं फिफ्थ वाले में, अगर प्रेशर को रिड्यूस करते करते इससे भी नीचे ले जाएंगे, तब क्या होगा? तब आपको, नंबर वन, स्काई कलर लाइट इज प्रोड्यूस एट द कैथोड इज कॉल्ड नेगेटिव ग्लो, यानी कि, ऊपर चलते हैं एक बार फिर समझते हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अब देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आपका एक, यहाँ पे कलर देखिएगा क्रैक साउंड के साथ, रेड कलर विद क्रैक साउंड। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आप इसके नीचे ले जाएंगे, तो सेकंड नंबर पर क्या था, बिलो 4 mm। देखो, 10 mm of Hg, zigzag red spark turn into one electrode, crack sound is here। अगर 4 mm से नीचे ले जाएंगे,
इल्यूमिनेशन इज ऑब्जर्व एट कैथोड एंड रेस्ट ऑफ द ट्यूब अपीयर डार्क। तो जो इल्यूमिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगा, आपके कैथोड पर होगा। ये आपकी कैथोड कौन सी होती है, निगेटिव वाली वो होती है। तो यहाँ पर आपका एक इल्यूमिनेशन दिखेगा, बाकी जो आपका पूरा ये है, ये पूरा डार्क हो जाएगा। इसका मेरे पास एक स्ट्रक्चर में देखता हूँ, अगर मिल जाए तो। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फिनोमिना। सीक्वेंस ऑफ फिनोमिना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कोई भी कलरफुल डायग्राम नहीं दिख रहा है इसमें जो प्लाज्मा को डिफाइन करे। ठीक नहीं मिल रहा। तो आप थ्योरी से ही समझिएगा, ये इल्यूमिनेट करने लगेगी आपकी कैथोड। ठीक है, बाकी जो पूरी ये है ये डार्क हो जाएगी। अब हम पढ़ रहे थे, अगर प्रेशर आपका 1.65 mm से नीचे जाएगा एचजी में, स्काई कलर लाइट इज प्रोड्यूस एट कैथोड इज कॉल्ड नेगेटिव ग्लो। तो यहाँ पर जैसे ही आप इससे नीचे आएंगे, यहाँ तक तो ठीक था, जैसे ही इससे नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ग्लो नजर आएगा आपको, स्काई कलर का, कैथोड के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर आपका डार्क पोर्शन रहेगा, इधर वाले हिस्से में ये डार्क पोर्शन ही रहेगा। ठीक है। तो पॉजिटिव कॉलम शिरिंग टुवर्ड द एनोड एंड द डार्क स्पेस बिटवीन पॉजिटिव कॉलम एंड नेगेटिव कॉलम ग्लो फराडे डार्क स्पेस, एफडीएस। यानी कि ये जो आपका पहले बीम था, अब ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी एक डार्क स्पेस आपको नजर आएगी इतने हिस्से में। अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, इधर दिख रही है आपको, ये ये डार्क स्पेसेस रहेंगी। एक आपकी फराडे डार्क स्पेसेस है, एक आपकी कैथोड डार्क स्पेस है। तो फराडे डार्क स्पेस आपकी पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जाएगी, और जो कैथोड डार्क स्पेस है वो आपके नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगी। ये बननी कैसे स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी जब आप प्रेशर 1.65 mm से नीचे ले जाएंगे। और ठीक है, आगे देखिए। एट अ प्रेशर 0.8 mm ऑफ एच जी, जब इस प्रेशर पर बात करेंगे, एट दिस प्रेशर नेगेटिव ग्लो इज डिटेक्टेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। यानी कि एक ग्लो होगा, नेगेटिव ग्लो, जो इधर से एनोड की तरफ मूव कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल की तरफ। द डार्क स्पेस क्रिएट बिटवीन कैथोड and negative glow is called Crook dark space. Length of positive column further reduce. A glow appear at cathode called cathode glow. अब यहाँ पे क्या होगा, दो तरह के गिलो आपको नजर आएंगे। ये कैथोड है, इसको क्रूक बोलते हैं, कैथोड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्रूक डिस्चार्ज सेपरेशन। और ये है आपका फराडे डिस्चार्ज सेपरेशन। अब ये जो सेपरेशन यहाँ हुआ है ना डार्क का, ये डार्क सेपरेशन खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ से निगेटिव से ग्लो आपका पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देगा। जो भी ग्लो यहाँ पर क्रिएट होगा स्काई कलर का, वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसका मैं एग्जैक्ट वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इससे मिलता जुलता गया इसमें हो क्या रहा है वो पता लग जाएगा, क्योंकि ये अलग टॉप बुक से लिया हुई चीज है। और इसके डायग्राम आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रहे, तो वो वीडियो भी नहीं मिलेगी। अब देखो, एट अ प्रेशर, इस प्रेशर पर अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिवली कॉलम स्प्लिट इनटू डार्क एंड ब्राइट डिस्क,
इज कॉल्ड स्ट्रेटन, स्ट्रेशन। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो ये बन रहे हैं ना, ये इस तरीके से आपके इस तरह के कॉलम्स बन जाएंगे। इन्हीं को हम स्ट्रेशंस बोलते हैं। उसके बाद आपका एफडीएस यानी कि फराडे डिस्चार्ज सेपरेशन, फिर ग्रुप डिस्चार्ज सेपरेशन, और यहाँ पर गिलो रहेगा। अब ये जो इधर, जैसे टेम्परेचर प्रेशर को मैं और नीचे ले जाऊंगा, मेन प्रेशर है आपका ये जहां पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एकदम से नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ एक पर्टिकुलर प्रेशर पर होगा, तो आपको एक ग्रीनिश लाइट दिखेगी। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको एक डायग्राम देखकर, इसमें ढूंढ कर। एट अ प्रेशर 0.1 या इतने ऑफ Hg, some visible particle move from cathode which is striking with the glass tube of the opposite side of the cathode cause the tube to glow. These invisible ray emerge and cathode are called cathode ray. Finally, when the pressure drop nearly इतना और ले जाएंगे, there is no discharge in the tube. और प्रेशर को कम ले जाएंगे तो कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, कैथोड रे के बारे में समझो। जैसे ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेंगे, तो चलते चलते यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल मूव करेंगे, मूव करके इधर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, टकराना शुरू करेंगे। टकराते टकराते यहाँ पर आपको, इधर जब टकराएंगे ना ये, तो टकराने के साथ ये एक ग्रीनिश लाइट यहाँ पर दिखाएंगे। तो आपकी ग्रीनिश कलर की लाइट यहाँ जो फॉर्म होगी, वो आपकी कैथोड रे कहलाएगी। ठीक है। या लगातार वो बनती रहेगी तो ऐसा लगेगा कैथोड रे फॉर्म हो रही है। अब अगर आप प्रेशर को और रिड्यूस करेंगे, तो और रिड्यूस करने के बाद यहाँ पर कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कैथोड रे। कैथोड रे क्या होती है? तो ये देखो, कैथोड रे देखने से पहले ना मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको। तो मैं 1 मिनट लूंगा, रुकिए मैं सर्च कर लूँ तब तक। यहाँ देखिए, अरे यार, ये देखिएगा आपको, ये दिख रहा है आपको एक तरह का एक रीजन है यहाँ, जिसमें ये बीच में स्पेस है। एक गिलो आपको इस वाले पोटेंशियल पर दिख रहा है, यहाँ वायर लगा हुआ है। ऐसे ही इधर की साइड अगर हम जाएंगे, तो छोटा कर लूँ। हाँ देखो, यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर गिलो हो रहा है। तो ये गिलो जो हो रहा है आपका, उसके बाद ये डार्क पोर्शन, ये डार्क पोर्शन इधर की तरफ, यहाँ आपका रॉड लगा हुआ है। ऐसे ही ये जो अलग अलग कलर की नजर आती है, नीचे देखो ब्लू कलर की नजर आ रही है, स्काई ब्लू, तो ये क्रूब ट्यूब है आपकी। ठीक है। यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की नजर आ रही है। तो मेनली क्या हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक सेकंड। डाउनलोड हो गया है। ठीक है, आप इसी को देखिए। ये आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इस तरह का एक ट्यूब होता है, लो प्रेशर। इसमें नीचे आपको ये दिख रहा है, इसमें ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है इसका। तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि
किस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। तो एक बार मैं आपको रफली यहाँ समझा देता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। ऐसे करके आपका एक ट्यूब है। इस ट्यूब को आपने बहुत हाई पोटेंशियल रॉड के साथ लगा रखा है। इसके दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इसके अंदर गैस पार्टिकल हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनका प्रेशर काफी कम होगा। तो वो प्रेशर रिडक्शन या कम प्रेशर होने की वजह से एक लाइट होगी जो आपको इधर से इधर जाती हुई दिखेगी। अब ये लाइट में ब्रेक भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ ब्रेक आ जाएगा, यहाँ ब्रेक आ जाएगा। तो वो ब्रेक क्यों होता है, उसका रीजन हमने बताया था कि प्रेशर जब आप चेंज करोगे तभी दिखेगा। एक टाइम पे जाकर ये लाइन बिल्कुल कंटिन्यूअस हो जाती है। ठीक है, यहाँ ग्लो दिखेगा आपको, यहाँ पर डार्क ग्लो रहेगा, यहाँ ब्राइट ग्लो रहेगा एक। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पर एक ट्यूब में स्पेस रखते हैं जो वैक्यूम क्रिएट करने के काम में आता है। बाकी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस वो इतना काम का नहीं है, आपको सिर्फ यही समझना है कि यहाँ हो क्या रहा है। ये ध्यान रखना कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और साथ के साथ ही लिखते रहेंगे ना आप, तो सही रहेगा। बाकी ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको नोट पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैथोड रे। तो कैथोड रे आप पढ़ चुके हो देखा जाए तो, बस इसको आपको डिटेल करना है। कैथोड रे, नाम में ही लिखा हुआ है कैथोड से निकलने वाली रे। एक्सपेरिमेंट है आपके एनसीईआरटी में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ड्यूअल नेचर में होगा वो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा है। कैथोड रे इज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रूक। आपने ऊपर नाम सुना था इनका, सीडीएस यानी क्रूक डिस्चार्ज सेपरेशन। आर स्ट्रीमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक स्ट्रीम, स्ट्रीम इसको बोलते हैं, ये जो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे ना यहाँ पर, बहना इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको बोला जाएगा स्ट्रीमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग गैस एट लो प्रेशर ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -2 mm ऑफ Hg। यानी कि आपने ट्यूब के अंदर हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के बाद लो प्रेशर पर एक स्ट्रीम फ्लो कराई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं वो, लो प्रेशर पर। एट दिस प्रेशर द गैस मॉलिक्यूल आयनाइज्ड। तो जो आपके गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना इसके अंदर, ये क्या करेंगे, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है ना ये, आप देखो गैस मॉलिक्यूल में होता क्या है। गैस मॉलिक्यूल बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। अब आपने पढ़ा है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर इसके करीब में कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेकर आऊंगा तो क्या होगा, इसका जो प्लस चार्ज है वो इधर जाने की कोशिश करेगा और नेगेटिव चार्ज से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें इसके सरफेस पर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्ज स्टेब्लिश हो जाएगा। इसी को इंडक्शन बोलते हैं। तो जो गैस पार्टिकल है, हाई पोटेंशियल होने की वजह से गैस पार्टिकल में आपके एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो मेनली जो गैस थी यहाँ पर वो न्यूट्रल थी, लेकिन हाई पोटेंशियल होने की वजह से गैस आयनाइज्ड हो गई। ठीक है, आयनाइज्ड होने के बाद एमिट इलेक्ट्रॉन एंड ट्रेवल टुवर्ड पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कि ये कैथोड है, चार्ज होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन एमिट करके इधर की तरफ भेजना शुरू कर देगा। यानी कि ये एनोड की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजना शुरू कर देगा, गैस के पार्टिकल इससे लेंगे और आगे की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, द पॉजिटिव आइन हिट द कैथोड टू कॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ये जो पॉजिटिव आइंस है
हिट द कैथोड टू कॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोड फ्रॉम कैथोड। ये इनके ऊपर ना, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, एक चेन बनाना या कह लीजिए स्ट्रीम बनाने में मदद करता है कि यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके पास तक आते रहे। तो ये एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन डिमांड को यहाँ से मांगता है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो मूव टुवर्ड एनोड। तो यहाँ से एक तो इसका होता है कि ये पोटेंशियल इतना क्रिएट करता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए। दूसरा, एक यहाँ जो गैस है वो आयनाइज हो गई, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज रही है। तो क्या होगा, thus the cathode ray is discharged tube are produced and electron produced due to ionization of gas and emitted by cathode due to collision of positive ion। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आइंस है या पॉजिटिव प्लेट है, इसके ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, या इसके पीछे जो सरफेस है यहाँ पर जाकर हिट करेंगे, तो उससे आपको एक रे निकलती हुई या रे क्रिएट होती हुई नजर आएगी, उसी को हम कैथोड रे बोलते हैं। तो कैथोड रे समझ में आई। यहाँ देखिए इसकी प्रॉपर्टी समझिएगा क्या कह रही है। कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसको समझते हैं। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कास्टिंग अ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी कि कैथोड रे क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, कास्टिंग कास्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी कि अगर उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी शेडो कास्ट करेगी। सेकंड है, कैथोड रे एमिट नॉर्मली फ्रॉम द कैथोड सरफेस। ये जो एमिट होती है वो नेगेटिव सरफेस से आपकी एमिट होती है। देयर डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनोड। अब एनोड कहीं भी हो, ये उस तक जाएगी। अब उसका पाथ कैसा भी हो उससे डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, ये पहुंचेगी वहां तक। अब ये सरफेस दिख रही है आपको, इस तरह की सरफेस, ये आपकी कन्वर्जिंग सरफेस है, ये डाइवर्जिंग सरफेस है। ये जो है कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग। तो ये मेनली कन्वर्ट डाइवर्ट मैटर नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका कैथोड किधर है, एनोड किधर है, कैथोड से जो लाइट निकलेगी। थर्ड पॉइंट है, कैथोड रे एग्जर्ट मैकेनिकल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दे स्ट्राइक। अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा ना, कई बार क्या होता है हम फिल लगा देते हैं यहाँ पर, पंखे जैसा होता है वो, इसके ऊपर जब ये रे आके गिरेंगी तो ये घूमने लगता है। ठीक है, तो ये बताता है कि इसके अंदर मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। मतलब जो ट्यूब है ना, हमारा ट्यूब ऐसे करके, ये ट्यूब है, इसके बीच में मैं एक फैन लगा दूंगा। फैन ऐसा करके मान लूं, जैसे फैन पर अगर कोई फोर्स लगेगा तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से जब कैथोड रे निकल के जाएंगी इधर, और आपको नहीं भी दिख रही, मान लो विजिबल नहीं, लेकिन ये फैन के ऊपर फोर्स लगेगा जो ये रोटेट करेगा, तो इसका मतलब ये मैकेनिकल फोर्स कर रहा है, यहाँ पर कैथोड रे एग्जर्ट कर रही है। नेक्स्ट है, कैथोड रे आर प्रोड्यूस हीट व्हेन दे स्ट्राइक अ मटेरियल सरफेस। यानी कि जो कैथोड रे किसी भी सरफेस पर जाकर हिट करेंगी, वहां पर उनका डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज बिना स्पार्क करे तो होगा नहीं, जब स्पार्क होगा तो उसमें कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या करते हैं, मटेरियल को हीट कर देते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस बेसिकली क्या है ना, एक इल्यूमिनेटेड सरफेस है, तो कैथोड रे क्या करेगी, वो फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करेगी, इल्यूमिनेशन का काम करता है। फ्लोरोसेंस बेसिकली एक मटेरियल होता है, आप देखिएगा, जैसे डिस्चार्ज होता है ना किसी चीज का, प्लाज्मा बोलते हैं, तो वहाँ लाइट क्रिएट होती है। फ्लोरोसेंस एक तरह का ब्राइटनेस क्रिएट करती है। सिक्स है, व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक अ सॉलिड ऑब्जेक्ट स्पेशली अ मेटल ऑफ हाई एटॉमिक वेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्स-रे आर एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी आप कैथोड रे को स्ट्राइक कराएंगे किस पर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, स्पेशली मेटल होना चाहिए जिसका एटॉमिक वेट हाई हो और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, तो क्या होगा, वो एक्सरे एमिट करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर कैथोड रे आपने किसी ऑब्जेक्ट पर गिराई, प्लस प्लस प्लस, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपने मेटेलिक ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ से कैथोड रे निकल रही है मान लो, ये ऐसे जा रही है ऐसे करके, तो ये जो मेटेलिक प्लेट है हमारी यहाँ पर, ये एक्सरे एमिट करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
ऑल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है ना, कि कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रही है या मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रही है, इसका मतलब वो चार्ज होती है। तो ये पॉइंट बताता है कि कैथोड रे जो होती है आपकी, वो ऑलरेडी चार्ज होती है। क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो यहाँ पर उसने साफ साफ बोला है, कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करने का मतलब कि जो कैथोड रे होती है वो चार्ज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ, कैथोड रे आर आयनाइज द गैस थ्रू विच दे आर पासिंग। मतलब कैथोड रे जो निकल रही है, बीच में अगर कोई गैस पार्टिकल आएगा तो ये उसको आयनाइज करना शुरू कर देगी, इसके ऊपर चार्ज लाना शुरू कर देगी। कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन फॉइल ऑफ मेटल। ये अगर आप बीच में कोई मेटल भी लगा दो ना, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर से आसानी से पास कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, कैथोड रे आर फाउंड टू हैव वेलोसिटी रेंजिंग। इसकी जो वेलोसिटी होती है 1/3 to 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट होती है। मतलब काफी ज्यादा स्पीड पर ही होती है, लेकिन उससे 10 गुना कम या 1/30 गुना कम, इतना होता है। स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है कैथोड रेस की। ठीक है। तो हमने आज इस क्लास में यही तक रखेंगे, क्योंकि हमारे दो टॉपिक यहाँ पर कैथोड रे के बारे में बेसिक खत्म हो गई। अब जो हमारा अगला रहेगा वो थॉमसन के बारे में रहेगा, कि थॉमसन ने क्या स्टडी की थी इस चीज के ऊपर। बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन जो है ना, ये इन सब चीजों के बारे में। अगर आप लोगों को, देखो मैं ये शीट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा या कर पाऊँ, तो बेहतर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पीछे कहीं ना कहीं आपको ये शीट दिखेगी ऐसे करके, वहां से ले लेना, या फिर मैं आपको लास्ट में जो हमने पढ़ाया है उसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके। दूसरे नंबर पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है। अगर नोट करेंगे तो याद हो जाएंगी चीजें साथ के साथ। अदरवाइज आपको बार बार रीड करना पड़ेगा, तो आपका टाइम लगेगा। नोट्स तो मैं देने को दे दूं, बहुत सारे नोट्स ऐसे मैं फेंक के दे सकता हूँ आपको। थर्ड ये, तो हम जे थॉमसन के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। और थ्योरी ज्यादा है शुरू में, लेकिन चैप्टर आगे काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल करेंगे हम, जो भी हमसे हो पाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से लूंगा इजाजत, और आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ ये इस तरह रेगुलर चलती रहे, ताकि आपका टाइम पर सिलेबस हो जाए, कोई रुकावट ना आए। ठीक है। और पढ़ते रहिए। थैंक यू।